What are the various factors which is affecting pricing in the market? What are the various factors? Who is going to tell? Yes, Priya. Ma'am, government decision, profit margin, inflation, or suppliers decision. And what is the market skimming and market penetration? दोनों टाइप की स्ट्रैटेजी कौन मुझे बताएगा? Who is going to tell me about it? Who is going to tell me about the market? Ma'am, in skimming strategy, when a company introduce a new product in a market, then they introduce with a high price initially. Like example, like any technological company, like mobile phones company or any electronics company, or in penetrating strategy, when a company introduce a new product in a market, they introduce it with the low price, like FMCG products or daily users product which we use. The motive of the penetrating strategy is to increase their customers. Yes. So basically, there are two types of strategy which we discussed in the last class. That was the penetration and that scheming. दोनों में क्या है बेसिकली इन स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? तो प्रोडक्ट का प्राइस होता है व्हेन वी एंटर्ड इन द मार्केट इन द इनिशियल स्टेज, हम उसमें प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखते हैं. प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखने का रीजन क्या है कि वैसी कंपनीज को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इन द इनिशियल स्टेज चाहिए होता है. ठीक है, कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती हैं. द रीजन बिहाइंड क्या है उसका रीजन? तो उसका रीजन है आपका कि कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है और उस टाइप के प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी कोई कॉम्पिटिटर्स मार्केट में नहीं है, तो ऐसे केस में आप प्रोडक्ट का प्राइस इनिशियल स्टेज में हाई रख सकते हैं. ये और बात है कि आप बाद में क्या कर सकते हैं कि मतलब आफ्टर इनिशियल स्टेज मींस इंट्रोडक्शन स्टेज, हो सकता है कि बाद में आप प्रोडक्ट का प्राइस को क्या कर ले, हाई कर ले. ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. Next is market penetration. When we are talking about market penetration, what does it mean? That in initial stage or in introduction stage, so in market penetration, the product price in the initial stage क्या रखते हैं हम? फिक्स करते हैं लो प्राइस. क्यों लो रखते हैं प्रोडक्ट का प्राइस? बिकॉज द मेन एम ऑफ दीज काइंड्स ऑफ मार्केट इज दीज काइंड ऑफ कंपनी is to basically कंपेयर और बोल सकते हैं कि इंक्रीज द मार्केट शेयर. इंक्रीज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारा मार्केट शेयर बने, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बने. ठीक है, इसीलिए कम मार्जिन में दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट. जब एक बार उनका प्रोडक्ट जो है मार्केट में प्रॉपरली स्टैब्लिश हो जाएगा, लोग परचेज करने लगेंगे, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, देन इट माइट बी पॉसिबल कि कंपनी उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर सकता है. तो इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन एंड मार्केट स्कीमिंग. ओके, मैंने एक प्राइसिंग, रेज योर हैंड. यस पीयूष. मैम, increase market share, growth in sale, and predetermined profit level, meet or follow competition. Okay. Anyone else? Good. Anyone else? Growth in sales, need and follow of competition, predetermined something I forgotten now, and increase the profit as you can because of the competition or a growth in sales. That's it, ma'am. Okay. ठीक है, तो लेट्स टाइप ऑफ प्राइसिंग. तो वेरियस टाइप ऑफ प्राइसिंग में दो टाइप की प्राइसिंग हमने कर ली. एक होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट को बनाने में जितना कॉस्ट लग रहा है, हम उसके ऊपर जब प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं.
उसको थोड़ा सा आपको मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बेसिकली कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग तो बीकॉम से स्टूडेंट हो, तो वेरिएबल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ये सब चीजें आप लोग को पता हो गया आई गेस, है ना। तो मान लीजिए कि कोई ए कंपनी है, उस ए कंपनी ने अपना कोई प्रोडक्ट बना रहा है, मान लीजिए कि वो शूज बना रहा है, और वो शूज बनाने में उसको मान लो कि 500 रुपीज पड़ रहा है, 500 रुपीज उसको पड़ रहा है एक शूज बनाने में, और इसमें उसका सब कुछ है, ओवरहेड कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, जो भी इसका है ना, सब कुछ इसको लगा के 500 रुपये पड़ा। अब when he is selling the product in the market, it might be possible कि ये जितना 500 रुपए इसका कॉस्ट है, उससे ज्यादा पे वो सेल करेगा प्रोडक्ट। जैसे मान लो कि 700 रुपए पे उसने प्रोडक्ट को सेल किया, यानी कि 200 रुपए का क्या ले रहे हैं ये बेसिकली रेवेन्यू, बेसिकली बोल सकते हैं कि ऊपर से अमाउंट एड ऑन कर रही है, मार्जिन एड ऑन कर रहे हैं। तो इसको इस तरीके की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो कंपनी क्या करती है, जो भी उसका कॉस्ट अमाउंट है उसके ऊपर जो रेवेन्यू ले रही है, यानी उसके ऊपर जो वो मार्जिन लेकर के एक फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस ला रही है, दैट इज 700, तो उसको कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अब इस टाइप की जो स्ट्रैटेजी होता है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट विद द मार्केट डिमांड की वजह से, और मार्केट के जो बेसिकली आपके फैक्टर्स हैं उससे ये इफेक्ट नहीं करती है अपनी प्राइसिंग को। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करती है कि जितना कॉस्ट आपका इनकर हुआ है प्रोडक्शन में, ये उस पर कंसर्न रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपका इसमें क्या होगा कि कॉस्ट प्लस मेथड में ये क्या करेगी कि ROI का जो अमाउंट है ना, वो भी क्या करेगी, इसी मार्जिन से वो लेने की कोशिश करेगी, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर आपने 0.2% लिया है, तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है, बट आई डोंट थिंक तो कितना डीपली आपको पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड है, इसका मेन मोटिव यही है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो हम ओवरऑल जितना कॉस्ट है उस हिसाब से हम प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेंगे, और जब प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेंगे तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होगा, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिल जाएगा। फिर हम मार्जिन, हमें एट द टाइम जैसे मार्केट में प्रोडक्ट सेल करेंगे, हमें अच्छा खासा मार्जिन और रेवेन्यू भी जनरेट होगा हमारा, ठीक है। और हमें लॉस होने के चांसेस हमारे बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी इसी प्रोडक्ट से क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। और ये कोई भी मार्केट फैक्टर से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इसको कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गया, समझ में आया कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है। अब एक और आता है टाइप ऑफ प्राइसिंग, उसमें लिखिए कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो क्लियर हो गया, इसमें भी और भी टाइप्स होते हैं, टारगेट बेस्ड प्राइसिंग होता है, मार्कअप प्राइसिंग होता है, तो बट उतना नहीं, ठीक है। अभी वेरिएबल प्राइसिंग, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, वेरिएबल प्राइसिंग, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। तो इसका मतलब नाम से क्या लग रहा है, तो मुझे बताएगा कि व्हाट दिस नेम इज सजेस्टिंग, बेसिकली क्या नाम सजेस्ट कर रहा है। Anyone who want to tell me about that, what name is suggesting, क्या नाम बता रहा है, इसके नाम से क्या पता लग रहा है। देखिए, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है जिसको पटना में बनाया जा रहा है, ठीक है। उस प्रोडक्ट को हम अगर आरा, औरंगाबाद और मान लीजिए बक्सर, ये 3 जगह पे हम अगर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये पूरा बिहार के एरियाज को लगभग कैप्चर कर रहा है प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए कि ब्रेड की कंपनी है, तो वो 10 रुपए में ब्रेड बेच रही है, लेकिन यही अगर कंपनी ये जाकर के दिल्ली में प्रोडक्ट बेचेगी ना, तो उसके ऊपर उसको क्या देना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ऐसे केस में वो प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए नहीं रख सकती, क्योंकि उसको लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी इनकर हो रहा है। तो प्रोडक्ट का प्राइस कर देगी मान लो 12 रुपए। So this is the way of keeping the price difference. तो इसको कहते हैं discrimination pricing या discriminatory pricing, variable pricing, flexible pricing। इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो अलग अलग रीजन की वजह से, मतलब अगर सेम प्रोडक्ट भी है तो इट माइट बी पॉसिबल कि दे विल चेंज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर प्राइस। ओवर कोई आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, फिर ज्योग्राफिकल एरियाज की बात करें तो ज्योग्राफिकल एरियाज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कोई भी चीज आप हिल्स में जाओगे, घूमने भी जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कॉस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कंपैरेटिवली टू प्लेन। जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स रीजन हुआ,
तो इसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस हमें चेंज करना पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। अब डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग का एक और रीजन है, ये तो ज्योग्राफिकल रीजन हो गया, अब एक और रीजन है डिमांड। कभी कभार कुछ प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका डिमांड कलर के हिसाब से ज्यादा होता है। जैसे आप लोग कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि अगर जैसे कोई कुर्ता भी मंगवाना चाहेगा ना और उसमें 3 कलर अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू एंड रेड, जो ज्यादा सेल हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक ज्यादा सेल हो रहा है, तो ऐसे केस में ना दोनों प्रोडक्ट से ब्लैक वाले का प्राइस हाई रहेगा। नोटिस किया कभी आपने ये चीज? तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें भी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट डिमांड एंड कलर। ठीक है, प्रोडक्ट डिमांड और कलर की वजह से या फिर उसकी वजह से कलर डिमांड ज्यादा है तो इस वजह से उसका प्रोडक्ट का प्राइस अलग कर दिया। यही चीज सेम अगर आप एयरलाइंस टिकट देखोगे, अगर आपको आपकी जो नीड है वो 2-3 दिनों के बाद आपको कोई ट्रैवल करना है, ठीक है, ये शायद मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया होगा कि 2-3 दिन बाद आपको ट्रैवल करना है, तो ऐसे केस में एयरलाइंस की जो टिकट होती है उसका रेट एक्सपेंसिव होता है। क्यों होता है? बिकॉज द प्राइस ऑफ द एयरलाइंस आर फ्लेक्सिबल। जितना उसका डिमांड होगा, जैसे दिवाली के टाइम पे, छठ के टाइम पे, किसी ओकेजन के टाइम पे, यू विल फाइंड दैट द प्राइस ऑफ द फ्लाइट इज इंक्रीज। ट्रू और नॉट? ट्रू और नॉट? तो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स में जो प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं रहते हैं, वो बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मार्केट फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर, डिमांड फैक्टर। So that is known as price discrimination pricing या discriminatory pricing, और we can say flexible pricing। ठीक है, क्लियर हो गया क्या होता है वेरिएबल प्राइसिंग? अब एक होता है डिस्काउंट प्राइसिंग। डिस्काउंट प्राइसिंग, तब डिस्काउंट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट होता है ना, जैसे मान लो कि वो हमेशा बोल सकते हैं, देखो दिखाती है, डिस्काउंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो रिटेलर्स यूज करते हैं या तो कई बार कंपनी यूज करती है। क्या करती है वो देखिए, मान लीजिए कि कोई आप कभी टी शर्ट लेने गए और आपको 599 रुपीज का टी शर्ट दिखा। अब डिस्काउंट प्राइसिंग में क्या होगा ना कि 599 पे आपको हमेशा क्या मिलता रहेगा? डिस्काउंट मिलेगा। लाइक मान लीजिए कि 10% ऑल टाइम डिस्काउंट, जो जिस प्रोडक्ट पे हमेशा डिस्काउंट देते हो उसको डिस्काउंट प्राइसिंग कहते हैं। जैसे उससे 10% ऑफ दे दिया, लाइक 59.9 रुपीज, ठीक है, या तो फिर मान लो कि 600 मतलब 700 है, 20% डिस्काउंट है, यानी 140 रुपए। मतलब इस तरीके से जो बेसिकली जो हमेशा प्रोडक्ट के मेन प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिलता रहे, हमेशा रेगुलर, इसको कहते हैं डिस्काउंट प्राइसिंग। यानी प्रोडक्ट का प्राइस जो है बेसिकली कभी भी सेम नहीं रहेगा। और कई बार एक और स्ट्रैटेजी वो अडॉप्ट करते हैं। वो क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं ये भी देख लीजिए। जैसे ऐसे लिखेंगे कि 700 रुपए का प्रोडक्ट था, अब ये 700 का कट कर दिया, नहीं है अब 700 का, अब ये कितने का पड़ेगा आपको? ये अब 100 का नहीं है, इसमें से ये पड़ेगा आपके 560 रुपए। समझ में आई बात कि डिस्काउंट प्राइसिंग क्या होता है? This kind of pricing strategy is adopted by the retailers and companies. Why they are using this strategy? Because to attract the customer, that whatever you are purchasing that is expensive, but now we are giving you in discount and you have to pay only 560 rupees. तो इसको कहते हैं डिस्काउंट प्राइसिंग। अब एक और होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होता है? बेसिकली आप लोग लिख रहे हो, थोड़ा बहुत सारे लोग लिख रहे हो, समझ में आया कि मार्कअप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या है, डिस्काउंट प्राइसिंग क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग क्या है? क्लियर हो गया सबको? एक और टाइप की प्राइसिंग होती है, उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अब साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होता है देखिए। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब होता है कि जब हम प्रोडक्ट जो है वो, उस प्रोडक्ट में आपने देखा है, नोटिस किया है कभी भी कि इस तरीके रेट लिखा होता है 599, 649 या तो फिर 999, ये चीज नोटिस किया है? इस तरीके से ज्यादातर आपके ऑड नंबर से चीजें लिखी होती है। पता है क्यों लिखी होती है इस तरीके से ऑड में? दिस इज अ काइंड ऑफ, ये इफेक्ट करती है लोगों की साइकोलॉजी को। यानी कि अगर आप 599 का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो ये 600 रुपए का एक्चुअल में प्रोडक्ट हुआ ना, 1 रुपए का आप क्या इसमें वैल्यू दोगे? लेकिन बिकॉज इस 1 रुपए के चलते जो इसका पूरा सिस्टम है वो ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के दिमाग में ये इफेक्ट करता है कि ये प्रोडक्ट ना 500 के रेंज में है, तो इसकी वजह से लोग जो है जल्दी अट्रैक्ट होकर प्रोडक्ट खरीदते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट सस्ता है, बट एक्चुअल में नहीं है। बट द इंसान की जो साइकोलॉजी होती है उसी तरीके से होती है। इफ वी आर
परचेजिंग द प्रोडक्ट 99 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, फर्स्ट लेटर को कंसिडर करते हुए प्रोडक्ट को उसके नियर बाई मानेंगे, बल्कि राउंड करने पे इट इज नियर बाई 600, बट स्टिल द पीपल विल थिंक दैट इट इज वेरी लेस, इट इज अ चीप प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो इस तरीके की जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है, अभी तो ऐसा और भी टाइप की प्राइसिंग। तो देखो रूरल एरियाज में, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रूरल एरियाज में पीपल आर प्राइस सेंसिटिव, दे आर नॉट गोइंग टू पे अ हाई अमाउंट फॉर दिस, एंड सम कंपनीज जैसे महाराजा अप्लायंसेस के बारे में मैंने बताया था कि दे आर बेसिकली इनोवेटिंग द न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट बना रहे हैं किसके लिए, रूरल एरियाज के लिए। अब क्वेश्चन आता है why they are not making the regular product and selling these products to the rural market? The reason behind it is that the people are not willing to pay such high amount, उतना हाई अमाउंट वो पे नहीं करेंगे। तो ऐसे के लिए वो क्या करते हैं कि सिर्फ कोर प्रोडक्ट वाले फैसिलिटीज उनको दे देते हैं। जैसे मैंने वॉशिंग मशीन का आपको एग्जांपल दिया था कि उन्होंने क्या किया, बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं किया, बस उसके जो मतलब बहुत सारे चेंजेस किए, उसको थोड़ा सस्ता बना दिया, 4 से 5,000 के रेंज में बना दिया, और सिर्फ और सिर्फ कोर चीज क्या है कि वॉशिंग इज अवेलेबल, राइट, और प्रोडक्ट की प्राइस लो रखे, इसलिए स्मॉल पैकेज में आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और जो कंज्यूमर है, जो रूरल एरियाज में जो कंज्यूमर है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द 599, 699, 200, so they are keeping the product price low and the margin low। वहां पर क्या है कि जो प्रोडक्ट होते हैं उनके मार्जिन लो। एक चीज और है, क्योंकि रूरल एरियाज में बहुत सारी कंपनीज अभी तक पहुंच नहीं पाई हैं, बहुत सारी कंपनीज अभी तक नहीं पहुंची हैं, कुछ एचयूएल, आईटीसी और पीएनजी कंपनीज वगैरह थोड़ा बहुत जा चुकी है। एचयूएल और आईटीसी तो मतलब वहां पर ज्यादातर 60% से ज्यादा जो रूरल मार्केट एफएमसीजी प्रोडक्ट का वो एचयूएल एंड आईटीसी ने कंक्वायर कर रखा है। अब वहां पर सिचुएशन ये थी, वहां के लिए अगर वो कोई प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में चेंजेस भी करती है, मतलब ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन अगर एक्सट्रीम चेंजेस भी कीजिएगा तो भी कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द रीजन बिहाइंड इट कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रीजनल रिटेलर्स एंड रीजनल मैन्युफैक्चरर, यानी कि वहां पर इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरर प्रेजेंट है रीजनल, जो प्रोडक्ट को काफी सस्ते में और काफी बोल सकते हैं ना कि अच्छे से उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। The people in the rural area is not very much brand oriented. They are not thinking about the branding and all. If whatever is cheap and whatever low price they will find, they are going to buy it. या वो क्या चीज देखते हैं, उनका क्या चीज उनको इफेक्ट करता है, उनको इफेक्ट करता है हेवीनेस। फिर जैसे अगर बड़े पैकेट में मिक्सचर है हल्दीराम का, एंड दे आर गेटिंग इट फॉर 80 रुपीज, एंड उससे भी बड़े पैकेट में दे आर गेटिंग द 20 or 25 रुपीज में वो मिक्सचर, so they are not going to buy the Haldiram packet, right? So this is the main problem in the rural area, that whatever pricing strategy you are going to take, you cannot able to compete with the regional manufacturers who are available in the rural area. तो इसी की वजह से वहां पर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को हम 100% अप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ कुछ इनोवेशन करके जो आपका कॉस्ट के साथ लिटिल बिट आपको मार्जिन भी दे, इसके लिए आप क्या करते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थोड़ा बहुत अडॉप्ट करते हैं। बट एक्सट्रीम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कंपनीज अडॉप्ट नहीं करती, ज्यादातर लो रेवेन्यू लो मार्जिन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती। तो ये था आपका प्राइसिंग। तो प्रीमियम प्राइसिंग जो है ना, एक तरीके का बेसिकली ये क्या होता है कि ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स में, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे कि आपका प्रीमियम प्राइसिंग एप्पल फोन यूज करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट है, so they are using the premium pricing and they are targeting the premium consumer. So these kind of premium pricing is not as such adopted in the rural areas because people are not demanding Apple phone and all. तो बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स का डिमांड है, बट प्रीमियम प्राइसिंग क्या होता है, that kind of pricing is basically set by the company for selling the premium product to the premium consumer. And the product is distinct, the product is of high quality, ठीक है। So because of this, प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब ही यही होता है कि आप प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखते हैं क्योंकि आप क्वालिटी बहुत अच्छा और डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर, ठीक है। अब जैसे रिलायंस ने भी अडॉप्ट किया था विमल फैब्रिक जो है, दैट इज द पार्ट ऑफ द रिलायंस, सो दे आल्सो अडॉप्टेड द सेम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्रीमियम प्राइसिंग। बाकी जो भी उनके प्रोडक्ट थे उससे, बाकी जो भी उनके फैब्रिक थे उससे उन्होंने विमल फैब्रिक का प्राइस हाई रखा। So this is the basically types of pricing strategy.
हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक कैंपेन शुरू किया था, उसका नाम था क्या? खुशियों की डोली। The name is suggest that something good is happening, कुछ हैप्पीनेस वाली चीजें हैं, राइट? तो खुशियों की डोली को शुरू किया था बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। तो इसका क्या रीजन? तो इसका रीजन क्या था कि इनका जो मेन मोटो था या इनका जो मोटिव था वो था ब्रांड के बारे में अवेयरनेस बताना, साथ साथ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन के बारे में बताना, और उसको टेन करने के लिए आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए इसके बारे में बताने के लिए एक तरीके का प्रमोशनल स्ट्रैटेजी यूज किया गया था इस कैंपेन हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा। और इसको स्टार्ट कहाँ किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था विलेज वाले एरियाज यानी रूरल एरियाज में। और स्टार्टिंग में इन्होंने 3 स्टेट्स को बेसिकली कंसर्न था इनका, 3 स्टेट था, 3 स्टेट्स में दे स्टार्टेड दिस कैंपेन एंड लेटर ऑन आफ्टर 1 year दे बेसिकली इंक्रीज इट टू 5 स्टेट्स, यानी 2 स्टेट्स को इन लोगों ने 2011 में और भी जोड़ लिया। इसका बेसिकली एम यही था कि आप प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करें। बहुत लोगों को प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन नहीं होता है, लाइक व्हाट इज द वर्क ऑफ लाइफ बॉय, व्हाट इज द वर्क ऑफ डेटॉल, द पीपल हैव नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है? Why using particular type of soap, why using this particular type of food, why using this particular type of beverage, some people in the rural areas have no idea about it. So because to create the awareness and link it with their first issues, उनको उनके पर्सनल इशू के साथ लिंक करके उन्होंने उस ब्रांड का एक तरीके से प्रमोशन किया था। और साथ साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर जो आप लोगों को पता ही है कि उसने आपके जो मार्केट, रूरल मार्केट को कितना ज्यादा कैप्चर कर रखा है, अराउंड 60% से ज्यादा है एक्टिव आईटीसी का। तो ऑब्वियस बात है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये जो कैंपेन था दैट इज अ काइंड ऑफ प्रमोशनल कैंपेन, ठीक है? अब इसमें क्या क्या चीजें हुई तो इसको आप थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो खुशियों की डोली के बारे में। तो खुशियों की डोली जो थी इसमें जो पर्सन थे या मतलब यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज को हायर किया गया जिन्होंने इस कैंपेन को सक्सेसफुली रन किया। और यहाँ पर जो कैंपेन था उसमें जो लोग थे वो प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे थे, साथ साथ में दे वर वियरिंग अ फॉर्मल क्लोथ, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मल क्लोथ उन्होंने पहना हुआ था। उनका जो वहाँ का कैंपेन के लिए जो वहाँ पर थोड़ा सा कि एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव था जिसको स्टार्ट किया गया था मल्टीनेशनल। आप लोगों को थीम समझ में आ गया कि व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ द कैंपेन खुशियों के डोली? तो एक इनिशिएटिव था जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने लिया था, ठीक है, खुशियों की डोली रूरल मार्केटिंग इनिशिएटिव था। मैंने बोला था आपको एक मार्केटिंग इनिशिएटिव, एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी था किसका? हिंदुस्तान यूनिलीवर का, जिसको लॉन्च किया गया था 2010 मार्च में। इट वाज लॉन्च्ड इन 2010 इन मार्च, मतलब मार्च में 2010 में इनको लॉन्च किया गया। उस टाइम पे इन्होंने कहाँ कहाँ पर लॉन्च किया, कौन कौन से स्टेट में इसको लॉन्च किया? तो इट वाज लॉन्च्ड इन बेसिकली यूपी, एपी एंड महाराष्ट्र, यानी कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यानी 3 स्टेट में इसको लाया गया। किसको? खुशियों की डोली कैंपेन को। फिर अब खुशियों की डोली जो थी ये एक मार्केट फॉरे टाइप की थी, मतलब मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी थी, ठीक है? तो इसमें क्या था मेन ऑब्जेक्टिव इस कैंपेन का? क्या था? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन? इसका बेसिकली रिच आउट टू मीडिया डार्क, मतलब यहाँ पर उन विलेजेस तक पहुंचना इनका मेन एम था जो विलेजेस आज भी काफी बैकवर्ड है और बहुत ज्यादा उनके ऊपर मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं है, दे हैव नो नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। तो जहाँ पर मीडिया नहीं है, जहाँ पर आप मीडिया को यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, नॉट इन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल, पर जहाँ पर आप टेक्नोलॉजी वाली चीजों को ज्यादा यूज नहीं करो। आप अगर आज के टाइम पे द पर्सन हु इज नॉट यूजिंग द इंटरनेट, दैट पर्सन इज बैकवर्ड इन आवर, अगर हम अपनी तरफ से देखें तो दैट पर्सन इज अभी तक वो बैकवर्ड वाली सिचुएशन है, राइट? तो यहाँ पर भी उन्हीं विलेजेस को बेसिकली फोकस किया गया जो अभी तक उन एरिया तक चीजें ज्यादा नहीं पहुंची थी। आज तक वो जो लोग थे वो आज भी क्या थे? बहुत बैकवर्ड चल रहे थे हर चीजों से, ठीक है? अब हिंदुस्तान यूनिलीवर जो ब्रांड था उनका मैसेज था कि इंगेज करना है कंज्यूमर्स को और चेंज करना है ब्रांड एडॉप्शन मैट्रिक्स, यानी कि ऐसे लोगों को, हिंदुस्तान यूनिलीवर का मेन एम यही था कि रिमोट एरियाज में जाना है जहाँ पर लोगों में अवेयरनेस कम है,
लोग कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनको आइडिया नहीं है, मतलब वॉट एवर दे आर परचेजिंग दे डोंट हैव एनी आइडिया दैट व्हाट हाउ दे आर इफेक्टिंग देम। तो उन लोगों तक ना ब्रांड को किस तरीके से अडॉप्ट करना है उसके बारे में उनको हम बताएंगे। समझ में आई बात? लाइक हाउ टू यूज, हाउ टू चूज द प्रोडक्ट, हाउ टू चूज द प्रोडक्ट ऑफ विच ब्रांड, ठीक है, दैट इज द मेन एम ऑफ द हिंदुस्तान यूनिलीवर कैंपेन दिस खुशियों की डोली। यानी उनके अडॉप्शन स्ट्रैटेजी, जो वो प्रोडक्ट अडॉप्ट कर रहे थे ना, उसको चेंज करना बेसिकली इनका क्या था, थीम। आगे बढ़ते हैं हम, जो बेसिकली ये इनका ये जो चेक करना चाहते थे, वांट टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द रूरल पीपल के एटीट्यूड को चेंज करके, और ये कुछ और भी चीजें इंक्लूड कर रहे थे। क्या चीजें, जैसे गुड हाइजीन क्या होता है, ठीक है, कंपनी ने बेसिकली बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड हाइजीन, व्हिच सोप यू नीड टू यूज फॉर क्लोथ्स, व्हिच वॉशिंग पाउडर यू नीड टू यूज। So like this type of things was introduced in campaign. जो ये आपका खुशियों की डोली जो था, ये क्रिएट एक तरीके से एक्टिवेशन मॉड्यूल की तरह काम किया, कैंपेन की तरह काम किया, और इसमें बहुत सारे पर्सनल केयर और होम केयर के ऊपर एडवर्टीजमेंट हुआ। जैसे आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर व्हील सर्फ लेकर गया, सर्फ एक्सेल के बारे में बताया, फेयर एंड लवली के बारे में बताया, विम के बारे में। विम क्या है? तो यहाँ पर बहुत सारे पर्सनल केयर का भी एडवर्टीजमेंट किया, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर तो एफएमसीजी की कंपनी है ही, तो व्हाट दे आर बेसिकली इंट्रोड्यूस। तो उन्होंने यहाँ पर व्हील सर्फ एक्सेल, फिर आपका फेयर लवली, सनसिल्क, विम, सबके बारे में उन्होंने एडवर्टाइज किया कि लाइक फॉर हेयर्स यू जस्ट नीड टू यूज सनसिल्क, हाउ यू नीड टू यूज इट, व्हाई यू नीड टू यूज इट। तो लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो थे, इनको यहाँ पर बेसिकली रेज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई, और इसको किसने शुरू किया था? हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब लोगों तक ये सारी डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब अब ये कैंपेन होगा कैसे सक्सेसफुल? अगर मान लो कि लोग ही नहीं आएंगे या लोग नहीं मिलेंगे, तो ऐसे केस में तो यू कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट दैट, राइट? तो अब सबसे पहले मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करना था ताकि लोग कैंपेन में शामिल हो। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया गया, यानी उनको घर से बुलाना भी तो पड़ता है कि भाई आप आकर के कैंपेन में मतलब आप पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पर पहला जो प्रोसेस था, यहाँ पर 3 स्टेप्स में इस प्रोसेस को किया गया। कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट द एक्चुअल बेसिकली यूज द 3 स्टेप्स। अब सबसे पहला स्टेप था अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस का मतलब जागरूकता। जागरूकता। तो यहाँ जागरूकता जगाने की कोशिश करी। तो फर्स्ट स्टेप था जिसमें 4-5 टीम के जो मेंबर थे वो एक प्रोमोटर की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने हेड कर लिया, जैसे 4-5 विलेज है, मतलब एक एरिया यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में मान लो 4-5 विलेज है, तो जैसे 4-5 विलेज में एक एक करके क्या हुआ, प्रमोटर चले गए, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू अचीव थ्रू 4 to 5 टीम्स ऑफ प्रमोटर, मतलब 4-5 टीम बनाए गए प्रमोटर के, और एक टीम को हर एक गांव में भेज दिया गया, ठीक है। और हर जो टीम है ना, वो एक गांव को हेड कर रहा था। जैसे 5 टीम है, मान लो 2-3 लोग हैं, उस 5 टीम को भेज दिया गया अलग अलग गाँव। किस लिए भेजा गया? फॉर इन्विटेशन, मतलब इन्विटेशन के लिए उनको बोला गया कि आप जाइए और लोगों को इनवाइट कीजिए। यू जस्ट नीड टू इनवाइट द विलेज पीपल। व्हाई? फॉर गैदर इन द कैंपेन। तो इनवाइट किया गया रेसिडेंट्स में, तो गैदरिंग करने के लिए, एंड इसको बोला गया मोहल्लास, मतलब इसको एक टर्म दे दिया गया कि इनवाइट द रेसिडेंट टू गैदरिंग, दैट आर टर्म मोहल्लास, टू मेक देम अवेयर ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए और कंपनी के लिए बेसिकली अवेयरनेस के लिए तो लोग भी आने चाहिए ना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, 4-5 टीम्स बनाए, अलग अलग विलेज में भेज दिया और लोगों तक ये इन्विटेशन पहुंचाया कि भाई हमारी कंपनी आई है, हम बेसिकली कुछ प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, आप लोग प्लीज गैदर हो, ठीक है। तो इस बारे में बेसिकली एक तरीके से इन्विटेशन का काम किया इन लोगों ने। और जो इवेंट था, सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर, द इवेंट वॉज कंडक्टेड इन द लोकल लैंग्वेज। द इवेंट वॉज कंडक्टेड इन लोकल लैंग्वेज। Why?
Can anyone tell me that why this event was conducted in local language? क्यों ये local language में conduct हुआ है? Yes, Abhishek. Because of understanding. Because of understanding, and let me tell you one thing that in Hindi is our mother tongue, ठीक है? लेकिन still in our so many villages and rural areas, the people are not able to understand proper Hindi and English, and they are using the local language. Like in Bihar, the people are using Bhojpuri, Mathili, and all. Up in that case, it is very much difficult to people to convince them in the other, मतलब हिंदी में बोल करके, तो for convince करने के लिए उनके साथ एक attachment show करने के लिए कि we also know your language, so language is a very better tool for the attachment with the people, ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने कन्विंस करने के लिए और उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनको समझाने के लिए प्रॉपर दे यूज द लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन और जो भी कैंपेन में चीजें हो रही थी, दैट वाज एक्सप्लेन्ड इन द लोकल लैंग्वेज। Obviously in Maharashtra it will be in Marathi, and Andhra Pradesh it will be, maybe it was in Telugu, and in Maharashtra it was Marathi maybe, लेकिन वहां पर भी कितने लैंग्वेज वैरी करता है, नो आइडिया अबाउट इट, बट स्टिल जो वहां जो भी चीजें हुई वो लोकल लैंग्वेज में हुआ, ठीक है? और लोगों को इनकरेज किया गया कि आप आकर के मतलब यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कीजिए, तो पार्टिसिपेशन के लिए देवर इनकरेज्ड, ठीक है? और इस एक्टिविटीज में, ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, ब्रांड जैसे ब्रांड्स आर इंट्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, मतलब कुछ कस्टमाइज वगैरह, कुछ बेसिकली कुछ टेलीविजन वगैरह, टेलीविजन की भी उन्होंने हेल्प लिया। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन वाज नॉट ओनली बाय शोइंग द फिजिकल प्रोडक्ट, बट दे आर आल्सो यूज द सम टेक्नोलॉजी एज वेल। लाइक यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कुछ कस्टमाइज और कुछ नेशनल टेलीविजन वगैरह में उन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट के बारे में दिखाया, ठीक है? और इट वाज बेसिकली स्टार्टेड इन 2010 में इसको शुरू किया गया था। तो ऐसे उतना ज्यादा इंटरनेट एंड ऑल उतनी दूर तक पहुंचा नहीं था, तो इसीलिए दे यूज द टेलीविजन, दे यूज द हेल्प ऑफ टेलीविजन, ठीक है? एंड प्रोमोटर्स जो थे वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे और बता रहे थे अबाउट द हाइजीन बेनिफिट एंड किस तरीके से ब्रांड जो है ना वो आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकता है, हाउ द ब्रांड विल इंप्रूव द लाइफस्टाइल को किस तरीके से इंप्रूव करेगा अगर आप इस ब्रांड को यूज कीजिएगा। तो इस बारे में भी बार बार वो क्या बोल रहे थे, वो बेसिकली फोकस कर रहे थे, ये जो खुशियों की डोली कैंपेन है इसमें। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इस पे पार्टिसिपेट भी किया, मतलब सो मेनी पीपल गैदर्ड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, कैंपेन वाले एरियाज में लोग आए, ठीक है? अब आगे चीजें क्या थी, पहला तो था कि भाई लोगों तक कांटेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, ताकि लोग जो है वो गैदर हों, लोग आए, वो आपकी डेमोन्स्ट्रेशन को देखें, ठीक है? आप प्रोडक्ट के बारे में उनको बता सके कि हाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज दिस प्रोडक्ट, एंड लोगों को समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप लोगों ने पहला स्टेप कर लिया, ठीक है? अब सेकेंड स्टेप क्या था, ठीक है? अब खुशियों की डोली जो है बेसिकली ये जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, दैट इज कंज्यूमर एंगेजमेंट, ठीक है? अब सेकेंड स्टेप क्या था मोहल्ला एक्टिविटी में, मतलब गैदर करना लोगों को, उसमें क्या था, दैट द प्रोमोटर्स गो टू डोर, मतलब वो घर पे हर एक लोगों के यहाँ पर जा रहा था, डोर टू डोर, ठीक है? एंड कंडक्ट कर रहा था एक होम विजिट, मतलब हर लोगों के घर पे जा रहा था, ऐसा नहीं कि वो विलेज में एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कैंपेन, बट दे स्टार्टेड विजिटिंग पीपल पर्सनली, मतलब हर एक के घर पे वो जा रहे थे, ठीक है? और कंडक्ट कर रहे थे कंज्यूमर होम विजिट एंड जनरेट कर रहे थे कुछ ट्रायल्स, ठीक है? और दे ऑफर द प्रमोशंस टू कंज्यूमर्स, मतलब वो कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, घर पे भी उन्होंने थोड़ा बहुत बताया, ट्रायल्स दिखाया और प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश किया, और जैसे कंज्यूमर को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश किया उन्होंने। और जब वो मतलब फाइनली अट्रैक्ट हो रहे थे तो उनको कह रहे थे कि यू कैन गेट समथिंग मोर, तो मतलब आपको कुछ ज्यादा चीजें देखने को मिलेगी, समझ में आएगा व्हेन यू आर गोइंग टू जॉइन द कैंपेन एज वेल। और फाइनली रिटेल, मतलब इनका 3 तरीके का स्टेप था। फर्स्ट जो था वो आपका था अवेयरनेस, सेकेंड था कस्टमर को किस तरीके से आप इंगेज रखेंगे, कस्टमर इंगेजमेंट, ठीक है? और थर्ड था रिटेल, ठीक है? फाइनली जो एक अलग टीम बनाया गया, अनदर टीम था, उसमें क्या हुआ कि विजिट ऑल द शॉप
इन द विलेज, मतलब शॉप जितने भी विलेज में छोटे मोटे शॉप थे वहां पर, तो ऐसे भी अनऑर्गेनाइज शॉप ज्यादा होते हैं, तो वहां पर वहां पर वो अलग अलग जो टीम जो थी अलग अलग रिटेल शॉप में वहां पहुंची, और वहां पर जाकर के उन्होंने बेसिकली देखा कि वहां पर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी ज्यादा है। मतलब बहुत सारे शॉप में होते हैं कि प्रोडक्ट ही नहीं होते, अल्टरनेटिव तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल नहीं होते। तो दे ट्राई टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ ब्रांड। तो उन्होंने उनको किस तरीके से प्रोडक्ट को आप लोगों को अपने रिटेल शॉप में दिखाना चाहिए, किस तरीके से उसको क्लासिफाई करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, शो करना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से आपको अपने शॉप को प्रॉपरली डिजाइन करना चाहिए। मतलब इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इम्प्रूव करने की कोशिश की, क्या वहां के बेसिकली पूरे सिस्टम को, रिटेल के वहां पर वहां के जो शॉप जहां जहां जो जो एरिया को उन्होंने बेसिकली क्या देखा था, जो जो एरियाज में वो गए थे, विजिट किया था वहां पर, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने इम्प्रूव कर इंश्योर किया कि इम्प्रूव हो अवेलेबिलिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ ब्रांड। और जो ब्रांड था वो प्रमोटेड, मतलब हर इस तरीके से 3 तरीके से वो हर जगह पे गया, तीनों स्टेट्स में गया, ठीक है। अब ये जो बेसिकली ये जो पूरा कैंपेन था, इस कैंपेन में बेसिकली क्या बेनिफिट हुआ कि लोगों के अंदर में ये अवेयरनेस आया अबाउट द प्रोडक्ट एंड अबाउट द पर्सनल नीड एंड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द मार्केट। So this is the basically campaign खुशियों की डोली was started by हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब एक चीज और है, खुशियों की जो डोली है उसमें 2011 में कुछ चीजें और हुई। क्या हुआ उसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, कि लगभग जो HUL जो था उन्होंने लगभग बहुत सारे रूरल कंज्यूमर्स से वो मिले, लगभग 25 मिलियन रूरल कंज्यूमर से वो मिले इस पर्टिकुलर कैंपेन के थ्रू, ठीक है। और लगभग जो यहाँ पर जो 2011 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना जो ये इनिशिएटिव था, ये कैंपेन था, उसको एक्सटेंड कर लिया, और अब वो 2 जगह और आ गए, दैट इज वेस्ट बंगाल एंड बिहार। वेस्ट बंगाल एंड बिहार को भी उन्होंने 2011 में क्या कर लिया, बेसिकली इनिशिएटिव वहां भी शुरू कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रोग्राम था इससे ओवरऑल क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ पर इन्होंने सब चीज को यूज किया, उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, फिर LCDs आपके उस समय आने शुरू हुए थे, LCDs वगैरह, तो उसके बारे में भी उन्होंने लोगों तक बातें पहुंचाई। उनको भी बेसिकली टेलीविजन को यूज किया, उन्होंने टेलीविजन को यूज करके उन्होंने बहुत सारी चीजों को डेमोन्स्ट्रेट किया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, फिर बेसिकली लोगों में अवेयरनेस जगाया, लोगों को पर्सनल नीड्स लाइफस्टाइल के बारे में बताया, वहाँ के रिटेल शॉप को बेसिकली इम्प्रूव करने की कोशिश की, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की, किस तरीके से प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना चाहिए हमें, किसे कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट को शो करना चाहिए ताकि कंज्यूमर परचेज कर सके। तो वहां पर ये तीन स्टेप्स में अवेयरनेस लोगों तक जगाया, कस्टमर एंगेजमेंट के लिए ट्रायल्स वगैरह दिखाया, और रिटेल शॉप विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली उनको कुछ स्टेप्स बताए, और उनको बेसिकली डिजाइन करना बताया कि किस तरीके से प्रोडक्ट आपको कंज्यूमर को सेल करना चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली किसमें हुआ, ये खुशियों की डोली। Who is going to tell me in short? Ma'am, खुशियों की डोली is started by the HUL in 2010 in MP, UP and Andhra Pradesh, UP and Maharashtra. The main aim of this campaign is to reach the backward villages in which their media is not impacted by them. And the message of HUL is to change the brand image of the brand image and give the awareness to the villagers to how to use the brand and how this brand change their lifestyle. For making the contact to the villagers, HUL take this step to aware the villagers about the brand. First, they make the group of 4 to 5 people and send them to the different areas of the village to gather the people in the campaign, and which is known as Mohalla. And this event is conducted in the local language also. This
This is why the villagers understand their language and understand what they want to say. Second step is that is the consumer engaged. In this Consumer promoter engagement. go- Consumer engagement. their Yes, consumer consumer engagement. engagement. In And this in- promoter go to door to door, Hmm. door And to they door were to showing attract the the consumer. trials. Or they were showing the trials. Third one is the retailer. Another team were visit the different retailer shop in the village to research about the availability and visibility of the brand. In 2011, HUL meet around 25,000 rural consumer, and they also extend their initiative. 25 million. 25 million. 25 million. And they also extend their initiatives in West Bengal and Bihar also. In 2011. ठीक है? And the awareness program was started in awareness program जो था वहाँ पर जो start किया गया था इस campaign के लिए, उसमें क्या चीज था basically local language में चीजें बताई जा रही थी. Whatever is demonstrated was in the local language. Clear है? क्या चीज किस तरीके से था ये? It was started in local language, right? In retailers, they basically ensure that how you will make the visibility and proper demonstration of the product to the US consumer. ठीक है? Third जो था that was consumer engagement, और उसमें क्या किया गया? Consumer engagement में basically product के trials वगैरह जो है consumers को दिखाए गए. ठीक है? और इसमें उन्होंने कुछ personal care वगैरह products वगैरह को भी वो लेकर गए थे, जैसे Vim, Sunsilk, Wheel, Surf Excel. ठीक है? और उसको किस तरीके से यूज करना है और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके पर्सनल हाइजीन के लिए वो भी बताया गया. ठीक है? तो एक तरीके से एक ये प्रमोशनल स्ट्रैटेजी था HUL के द्वारा जिसको शेयर किया. आई थिंक सब लोगों को डिस्कस टुडे. ओरल टेस्ट में क्या